फ्रैक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल क्लास 10th लेवल बेसिक्स से शुरू करते हैं। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? ऐसा तो रिफ्लेक्शन में भी होता था। ये जो आने वाली लाइट रे होती थी ये इंसिडेंट रे होती थी, इधर वाली रिफ्लेक्टेड रे होती थी। ऐसे ये वाली इधर जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो इसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना। अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये रही नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है कि वो 90 डिग्री बनाएगी इस लाइन से। ये लाइन क्या है? ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। तो सारे नाम एक एक, ये नाम, ये नाम, ये नाम और ये नाम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर लाइट रे पड़ रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट इंसिडेंट रे जो जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करेगी वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये सारी चीजें 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें क्या होंगी? एक ही प्लेन में होंगी। ये पहला लॉ है। बिल्कुल ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी चल रहा था। अब द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगला वाला जो लॉ है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? दिस इज the law given by Snell and it is counted as the second law of refraction. Snell अंकल आए, बोले भाई तुम लोग क्या करो, साइन आई निकालो, फिर साइन आर निकालो, दोनों का रेशियो लो, और वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? कि भाई ये वाला मीडियम क्या है, ये वाला मीडियम क्या है। मान लिया अपने इस केस में ये वाला मीडियम वाटर है और ये वाला मीडियम एयर है, तो एयर से लाइट रे आई बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल की, तो अब साइन आई और साइन आर करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा एयर और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन होता है ये अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2/1। ये जो कांस्टेंट है ये μ21 है। μ21 को कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यार मीडियम 2 मीडियम 1 क्या है? 2 होता है बाद वाला और 1 होता है पहले वाला। मतलब 1 होता है इंसिडेंट रे वाला, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो अब 1 2 की जगह यार अच्छे से लिखें हम लोग, बाद वाला होता है वाटर, पहले वाला होता है एयर। मतलब हमेशा होता नहीं है, मैं यहां पे बोल रहा हूं। मतलब 2 और 1 की जगह हमने वाटर और एयर रख लिया। तो
तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से डिफाइन होता है, उसे हम लोग बस तुरंत ही करने वाले हैं। वैसे ये सारी चीजें 10th क्लास तक भी बता दी जाती हैं, बट हम लोग फिर से कर रहे हैं अज्यूमिंग कि हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थोड़ा सा और डिटेल में, मान लीजिए एयर से लेके वाटर में लाइट जा रही है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी या वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगी, वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगी। ठीक है, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और वेलोसिटी की के हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज होगी, है ना। मतलब ये डायरेक्शन थी, अब ये डायरेक्शन हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही रहा है, चेंज इन स्पीड भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हैं वेलोसिटी की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। और ये किसी भी चीज के लिए, किसी भी मीडियम का आप विद रिस्पेक्ट टू एयर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऑफ एनी मीडियम आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालें या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालें, एक ही बात है। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, ये एक ही बात हम लोग मानते हैं। हालांकि एयर में वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है, बट प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के हिसाब से उसे हम वैक्यूम की वेलोसिटी के ही बराबर मान लेते हैं। वो कितनी होती है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, हम लोग उसे c से रिप्रेजेंट करते थे। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाल रहे हैं, तो हम इसे μ WE लिख सकते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब कुछ ना बोला जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बोला ही नहीं, तो वो एक ही बात होती है। यानी ये और ये एक ही बात है। एक बार फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बोले या सिर्फ बोल दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एक ही बात है। लेकिन हम लोग किसी भी मीडियम का किसी भी चौथे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। करना हमें बस यही है, वाटर को नीचे रखा और एयर को ऊपर रखा। आगे जाके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी निकाल सकते हैं, बट फिलहाल अभी यहीं पे रहते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होती है 2.25 इंटू 10⁸. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल भी आपको मिल सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, और अब आप इसे कह सकते हैं 300 इंटू 225। तो ये 25 से कटेगा 9 टाइम्स और ये 12 टाइम्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट कर लिया 4/3। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतने बार आपके सामने आएगा कि आपको अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे मैंने जो बात शुरू की थी, मतलब ऊपर एयर यानी ऊपर न्यूमरेटर में 3 इंटू 10⁸ तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। तो नीचे हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम लिखना चाहें वो हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्मूला से ही हम लोगों ने ये बना लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम कैसा होता है, ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है।
समझते हैं ऑप्टिकली डेंसर रेयरर का क्या मतलब है। देखिए, एक बार लाइट रे ऐसे आई और बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल कर गई, ठीक है। तो हम लोगों ने 10th क्लास में ये चीज याद की थी और अब उसी बात को रीआइटरेट करते हैं, फिर से लिखते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे लाइट रे एक बार आई ऐसे और बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए मैं थोड़ा सा, ये ऐसे है, अगर नॉर्मली जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये ऐसे है, अगर नॉर्मली जाती तो ऐसे जाती, मतलब यूजुअली जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये नॉर्मल है, ये इसका यूजुअल पाथ है। तो इस पाथ, अगर कोई चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे आ रही थी लाइट, अपना स्ट्रेट लाइन में चलती, लेकिन इसने क्या किया, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल किया। और ये अगर कोई चेंजिंग मीडियम नहीं होता तो ये कैसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन इसने क्या किया, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल किया। ये कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेयरर डेंसर कौन सा है। तो ये याद रखिएगा, जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाते हैं तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। इसको मैं बोल रहा हूं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग, और इसको मैं बोल रहा हूं अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार किसको रेयर बोले, किसको डेंस बोले, है ना। तो मैं कुछ नाम लिखता हूं, वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, और उसके बाद डायमंड। इस लिस्ट में ऐसे, मतलब वैक्यूम तो पक्का है, वैक्यूम से रेयर मीडियम और कोई नहीं है, तो वैक्यूम इज द रेयरेस्ट मीडियम आउट ऑफ दीज 5। वैक्यूम इज द रेयरेस्ट मीडियम, या एब्सोल्युटली सबसे रेयर वैक्यूम ही है। देयर इज नो मीडियम विच इज मोर रेयर देन वैक्यूम। लेकिन अब डेंस की बात आ जाती है तो डेंस में और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस वाली लिस्ट में डायमंड इज डेंस, डेंसर। तो आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ऑप्टिकली डेंसर होते जा रहे हैं मीडियम। यहां पे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाली नहीं देखनी है, ऑप्टिकली डेंस देखनी है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एक मीडियम की एब्सोल्यूट डेंसिटी जो मास अपॉन वॉल्यूम वाली होती है, केजी पर मीटर क्यूब में मेजर की जाती है, वो डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा हो, लेकिन वो ऑप्टिकली रेयर हो किसी और मीडियम से। कोई भी दो मीडियम में ये कंपैरिजन हो सकता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है वो मटेरियली भी ज्यादा डेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूं, वाटर इज रेयरर देन ग्लास, डायमंड इज डेंसर देन वाटर। अभी सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं लिख दूंगा कंपेयर करने के लिए। फिलहाल हम लोग यहां पे देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंस और रेयर पे भी डिपेंड करता है, ये समझ में आ गया। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोई भी जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर होता जाता है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो ऑप्टिक रेयर हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। When light travels from one medium to another, मतलब यहां से लेके यहां तक लाइट आई है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही, ये तो पक्का है। और वेवलेंथ में चेंज आएगा, वो यहां पे भी दिख रहा है।
लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी। तो अब इस बात से भी एक रिजल्ट आ जाएगा कि देखिए यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ऐसे म्यू डिफाइंड था, ऐसे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड था। और याद रखिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो हम क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो वेवलेंथ λ1 λ2 रख सकते हो आप। तो अब एक और मजेदार रिजल्ट आ गया कि अच्छा, अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 की तरह भी लिखा जा सकता है, जहां पे λ1 है किसी एक मीडियम में वेवलेंथ और λ2 है किसी दूसरे मीडियम में वेवलेंथ। उस हिसाब से भी हम अपने इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और 1 लिख सकते हैं, है ना, जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to wavelength of light in medium 1 divided by wavelength of light in medium 2। ऐसे कर सकते हो आप। मैंने सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख दिए। वैक्यूम का 1, एयर का 1, वाटर का 4/3, ग्लास का 3/2 और डायमंड का 2.41। इसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम होते हैं, लेकिन जनरली आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको ये वैल्यूज भी याद नहीं रखनी है, वो तो इतना ज़्यादा यूज होंगे कि आपको याद हो ही जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन लॉजिक की बात है कि अगर एक लाइट रे ऐसे जाएगी और उसके बाद रिफ्रैक्ट होके ऐसे आई, इसके बाद हमने इसको ऐसा माहौल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट नॉर्मली। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ये एंगल भले मैं 90 डिग्री बना रहा हूं, तब ये मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पे वापस चली जाए। तो आने वाला पाथ मैंने रेड बनाया है और वापस जाने वाला पाथ मैंने ब्लैक बनाया। तो यहां जब आते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और आते समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था, है ना। तो यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। और यहां पे तो मैंने सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन बनाया। अगर यही चीज मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल रिफ्रैक्शन का भी कॉम्बिनेशन हो, तब भी वो अपना ओरिजिनल पाथ या इनिशियल पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो जाएगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। अब उसी तरह अगर हम इधर से देखें तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये भी हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। अब अगर आप देखें तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना। इसका यहां पे ये साइन आई अपॉन साइन आर है, लेकिन जब ये वापस जा रहा है, देखिए मैं रेड एरो के हिसाब से ये पाथ बनाया और ब्लैक एरो के हिसाब से अगर हम लोग ये पाथ बनाएंगे तो ये होगा यार, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो हम लोग जब इधर जा रहे हैं तो यार आर ही इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग रख देंगे आर और यहां पे ऐसे जाके हो जाएगा आई। ठीक है। अब यहां से हमें फायदा हो रहा है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 अपॉन म्यू 1 2। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो यार इनका आरएचएस सेम है। तो अब आप लिख सकते हैं
refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to 1 upon refractive index of medium 1 with respect to medium 2। ठीक है, सारी बातें मैं लिख देता हूं, थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का है। विद रिस्पेक्ट टू जितना बोर्ड में है वो लिख डालिए। स्नेल्स लॉ को थोड़ा अपने तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। 1-2 बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मान लीजिए कि यहां पे ऑयल है और यहां पे वाटर, ठीक है ना। तो ऑयल भी जो है वो एयर से डेंसर है और वाटर जो है वो ऑयल से डेंसर है, ये मान के चल रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं है, किसी के भी रिस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं। बट हमारा अजम्पशन ये है एयर से डेंस है ऑयल और ऑयल से डेंस है वाटर। तो ये ऑर्डर है इस डायग्राम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पहले इतना कॉपी कर लें। तो अब जैसे 1-2 लिखा है, ये लिखा रहने दीजिए। स्नेल्स लॉ ने ऊपर वाले मीडियम को 1 माना था और नीचे वाले मीडियम को 2 माना था, तो वही मेंटेन करते हैं। 1 हो गया ऑयल और 2 हो गया वाटर। आप O और W भी लिख सकते हैं, मैं भी वही करूंगा अभी। ये हो गया sin I अपॉन sin R। लेकिन यार ऑयल का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा और वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। तो इस चीज को कैसे लिख लेते हैं, म्यू ऑयल ऊपर और वाटर नीचे। नहीं, ऑयल ऊपर और वाटर नीचे नहीं, म्यू वाटर ऊपर और ऑयल नीचे। देखा थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हुआ ना, ये कंफ्यूजन में जानबूझ के लाया। अब आपके मन में आएगा सर हम कैसे याद करेंगे कि क्या ऊपर है क्या नीचे है। एंड दिस इज म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस इज म्यू ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। अब हम इस बड़े वाले को केवल म्यू वाटर लिख लें, इसको म्यू ऑयल लिख दें। मतलब ये एब्सोल्यूट वाला है जो कि एयर के रिस्पेक्ट में, जो हम लोग ने याद किया था एयर वाटर का तो 4/3 होता था, है ना, 1.33 टाइप का। और म्यू ऑयल जो है मान लो कुछ 1.22 टाइप का है, 1.2 टाइप का है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6/5। तो ये पक्का है कि हाँ चलो एयर का 1 है, 1 से ज्यादा 6/5 है और 6/5 से ज्यादा 4/3 है। इस तरह से हम लोग ने अरेंज किया। ये इसी ऑर्डर में हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है भाई। मान लीजिए ऑयल से ज्यादा कोई डेंस लिक्विड ले लिया जाता तो लाइट ऐसे आती और ऐसे निकल जाती, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्मूले को रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, म्यू वाटर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें साइन आर और म्यू 0। अरे ये परमिटिविटी नहीं है ये मत सोचिएगा, ठीक है, परमिएबिलिटी नहीं है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। अब तक तो आप लोग भूल ही गए होंगे। तो देखिए इसमें क्या फायदा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर में एंगल। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर में एंगल आपस में मल्टीप्लाई होंगे साइन लेते हुए, और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑयल में एंगल, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑयल में एंगल। तो ये वाटर ऑयल करके मैंने दिखा दिया है। आगे से आप याद रखिएगा ये जो मैंने यहां किया है यही चीज यहां भी किया जा सकता था। इसमें हम लोग कर सकते थे μ2 डिवाइडेड बाई μ1 साइन आई अपॉन साइन आर। और अब हम लोग अपने स्टाइल में
स्नेल्स लॉ करेंगे। कैसे स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। मैंने इस बार क्या किया, पहले वाले को पहले लिखा, दूसरे वाले को बाद में लिखा। ये दोनों हो गए पहले वाले, यहां आ गए, ये दोनों हो गए दूसरे वाले, यहां आ गए। अब आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करने, मतलब अलग अलग मीडियम हो, ऑयल हो, वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे या हर एक इंटरफेस पे आप स्नेल्स लॉ कैसे लगाइएगा? इस तरह लगाइएगा, और इससे आपको बहुत आराम होएगा। तो ये तो स्नेल अंकल ने दिया। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये μ1 क्या है भाई? एयर के रिस्पेक्ट में, जो अपन याद करते रहते हैं। ये μ2 क्या है भाई? एयर के रिस्पेक्ट में, जो अपन याद करते रहते हैं, या याद करने भी नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लोग कर रहे हैं। यहां पर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है वो आपस में पैरेलल होते हैं, इस तरह से भी आ सकता है। किस रे का क्या नाम है, कौन सा नॉर्मल है, सारी चीजें मैं लिख देता हूं। सारे नाम समझ लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड नॉर्मल, या नॉर्मल ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉर्मल ऑन द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। mn को आगे प्रोड्यूस कर दिया तो पहुंच गए q तक। mq is the original direction of the incident ray। I1 angle of incidence, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहां? फर्स्ट सरफेस पे। I2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस ये है, I2 यहां के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और R2 सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है डेल्टा। ये बात इस स्टेज में एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। डेल्टा है एंगल ऑफ डिविएशन इन द फर्स्ट सरफेस। और आप थोड़ा सोच कर बताइएगा, पूरे स्लैब के हिसाब से, मतलब एक बार यहां डिविएशन हुआ, एक बार यहां डिविएशन हुआ, नेट एंगल ऑफ डिविएशन यहां पे क्या है, कमेंट्स में बताइए। फिर उसके बाद PQ, यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे हमारी जो रे है अब पीछे शिफ्ट हो गई, इधर आ गई है, तो इसे क्या कहेंगे? लैटरल शिफ्ट। तो इतने सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम थे तो अब पता चल गए होंगे, धीरे धीरे याद होने लगेगा। वैसे ये सब चीज क्लास 10th में थी, सारे टर्म्स थे। इनफैक्ट लैटरल शिफ्ट और एंगल ऑफ डिविएशन थोड़े नए लग रहे हैं, लेकिन ये भी थे। ओके, तो अब हम लोग पॉइंट एन पर, एन क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। पॉइंट एन पे लगा रहे हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उसी को हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा था? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ले लेते हैं, और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इसको ले लेते हैं, ठीक है? या केवल म्यू ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? केवल म्यू ले लो, म्यू ग्लास है वो एक तरीके से, ठीक है? 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू, है ना, देख देख के कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी डायग्राम बना हुआ है, साइन
R1, ठीक है। उसी तरह एट पॉइंट N, स्नेल्स लॉ, एट पॉइंट N क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, इस जगह म्यू साइन R2 1 साइन, ओहो एट पॉइंट N नहीं, एट पॉइंट K है भाई, है ना। N पे लगाया तो ये आ गया, K पे लगाया तो ये आ गया, म्यू साइन R2 इंटू म्यू, यहां पे भी है ना यार ग्लास, अब इस जगह भी तो म्यू है, ये म्यू है और ये 1 है ना। तो म्यू साइन R2 नहीं, म्यू साइन I2 बोलेंगे, है ना। फिर उसके बाद 1 साइन R2, अब सही जा रहा है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से म्यू को आइसोलेट कर लीजिए, ऊपर वाले से म्यू को आइसोलेट कर लीजिए और नीचे वाले से म्यू को आइसोलेट कर लीजिए। यहां पे म्यू इज इक्वल टू साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यार ये दोनों बराबर होंगे एक तरीके से, साइन I1 और साइन R1, है ना भाई। इस इक्वेशन से हम ये ले आए, इस इक्वेशन से हम ये ले आए, तो म्यू की वैल्यू, तो म्यू ऑफ ग्लास तो कांस्टेंट होगा, चाहे इस इक्वेशन के हिसाब से देखें चाहे इस इक्वेशन के हिसाब से, तो हम दोनों ने आपस में बराबर कर दिए। अब देखिए R1 और I2 आपस में बराबर है, R1 और I2 बराबर क्यों है, एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2 क्यों बराबर है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो उसकी वजह से ये एन के एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, बिकॉज ये भी पैरेलल लाइंस है, दोनों नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों नॉर्मल्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इन नॉर्मल्स के लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह फंक्शन कर रही है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये बराबर है। तो अब यानी कि R1 और I2 बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं भाई, क्यों, फिर तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2, है कि नहीं। जब एंगल्स बराबर है तो उनके साइन भी बराबर होंगे, इसलिए साइन R1 और साइन I2 को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां से हमने ये प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज, अब इधर से हम लोग यहां आ गए, साइन R2 इज इक्वल टू साइन I1, इधर से हम बोल सकते हैं R2 इज इक्वल टू I1। अब ध्यान दीजिए R2 है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस को आप एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हैं, इस रे को हम इमरजेंट रे बोल रहे हैं कि नहीं, तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस को एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रही है, वही एंगल इमरजेंट रे भी नॉर्मल से बना रही है, यानी कि हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इमरजेंस इज सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, जब इस डायरेक्शन में ये जा रही है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, तो ये आपस में पैरेलल होंगी, इसीलिए हमने अब यहां पर प्रूव कर दिया। तो आप सीधे ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं देयरफॉर द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे,
इसीलिए लैटरल शिफ्ट जो यहाँ पे मेजर किया जाता है वो परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन होता है। एग्जाम में अगर ये चीज आती है तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं, ये डायग्राम बनाना होगा और ये क्वेश्चन लिख के आएगा, आपको इतना लिख डालना है, आखिरी में लिख देना है हेंस द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इतना ही लिखना है, हर एक रे को समझाना नहीं है कि कौन इंसिडेंट है कौन इमर्जेंट है और क्या नॉर्मल है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, मतलब इस तरह से सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि लेटरल शिफ्ट आप डिराइव करेंगे। तो लेटरल शिफ्ट L, ठीक है। अब हम लोग जैसे PQ है, जितना बड़ा PQ है उतना बड़ा KL है, KL को मैंने नाम दे दिया L, तो अब आप L ही लिख सकते हैं सीधा, L इज द लेटरल शिफ्ट। फिर T इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि ये है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो T यहां पर किसके बराबर है, NN डैश के बराबर हो सकता है। तो हम लोग दो ट्राइंगल ले रहे हैं, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में देखिए ये एंगल डेल्टा है, हम चाहें तो बोल सकते हैं साइन डेल्टा। साइन ही क्यों ले रहे हैं, एक बार मैं वो ट्राइंगल बना भी देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। देखिए सब कुछ वैसा ही करने की कोशिश होगी, है ना, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल हम लोगों ने बना लिया, ये एंगल है डेल्टा और ये रेड वाली लाइन जो थी वो डॉटेड थी, क्या था, NKL। KL को हम लोग लेटरल शिफ्ट बोल देंगे, तो साइन डेल्टा क्या हो जाएगा यार, साइन होगा तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, L डिवाइडेड बाय NK, है ना। तो NK इज इक्वल टू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय L, ये आ गया एक चीज। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, तो ये तो मतलब अच्छा ट्राइंगल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आया और ये वाली लाइन आई ऐसी, ये NK देखिए कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी वगैरह का नहीं है, तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये NK N डैश ऐसा ले रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल है वो R1 है। तो देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या प्रूव करना है उसी से थोड़ा काम लिए ले रहे हैं। तो साइन डेल्टा क्यों लिया, क्योंकि डेल्टा खुद जो है वो I1 माइनस R1 है, अभी मैं कर दूंगा वो चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइन का टर्म से शुरू किया था, अब यहाँ पे कॉस के टर्म से शुरू करेंगे। कॉस R1 क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है याद रखिए, NN डैश किसके बराबर, T के बराबर है, तो अपन सीधे T ही लिख दें। cos R1 इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज NK, तो NK यहां से आ गया T डिवाइडेड बाय cos R1। तो देखिए एक NK की वैल्यू ये है, एक NK की वैल्यू ये है, तो क्यों ना हम लोग इन दोनों को आपस में बराबर कर दें, ठीक है। हम बोले ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, बाय 1 and 2 वी कैन से NK इज इक्वल टू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय cos R1, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप NK को हटा सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा और फोकस्ड रहना चाहिए था हम लोगों को,
देखिए यहाँ पर nk इज इक्वल टू L बाई साइन डेल्टा होगा। यार ये इधर जाएगा, साइन डेल्टा नीचे आएगा, तो थोड़ा उल्टा लिख दिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब सही है, nk इसके बराबर है, nk इसके बराबर है, तो ये दोनों भी हम लोगों ने बराबर लिख लिए, काम अपना बनते हुए दिख रहा। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हो जाता है, मतलब nk को तो अब इग्नोर कर दो क्योंकि हम इन दो टर्म्स में इंटरेस्टेड है। तो t साइन डेल्टा इंटू कॉस R1, ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला हो जाता, लेकिन ये लोग डेल्टा के टर्म्स में नहीं निकाल रहे। ध्यान दीजिए, R1 और डेल्टा 1 अगर जोड़ दिए जाएं, R1 और डेल्टा अगर जोड़ दिए जाएं तो वो I1 के बराबर होंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर ये बात सही है तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 हम लोग क्लेम कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिफरेंस। तो अब यहां से हम लोग अपना जो भी प्रूव करने के लिए निकले थे वो प्रूव करके बैठ गए। t टाइम्स साइन डेल्टा, डेल्टा यानी I1 माइनस R1 कॉस R1। ठीक है ना? तो अब कल को कोई पूछे कि भाई लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द स्लैब पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब पे, और आने वाली वेवलेंथ की, आने वाली लाइट के वेवलेंथ पे। वैसे वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इंटर रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं। किन किन फैक्टर पे? थिकनेस ऑफ द स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है।